बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को संयोजी ऊतक के बारे में बताएंगे। कनेक्टिव टिश्यू, इंग्लिश में इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। हाँ, इससे पहले बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा संयोजी ऊतक होते हैं। कौन से ऊतक होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। प्लांट में जो होता है पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा होता है। एनिमल टिश्यू में संयोजी ऊतक सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। इन हड्डियों को संयोजी ऊतक ही जोड़ता है। हड्डी भी बच्चों एक संयोजी ऊतक ही है। और इन हड्डियों को आपस में संयोजी ऊतक ही जोड़ता है। हड्डियों से हड्डियों को लिगामेंट जोड़ता है। हड्डियों से मांसपेशियों को कंडरा जोड़ता है। कंडरा को इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। हाँ, इसके अलावा सभी आंतरिक अंगों को जोड़ कर रखता है ये संयोजी ऊतक। रक्त जो है संयोजी ऊतक है, रक्त शरीर की टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। हाँ, अब बच्चों शरीर में रुधिर परिसंचरण होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये जब कोई चीज़ कंटिन्यू मूव करती रहती है, उसमें मूवमेंट होता रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो इस वजह से जो है रक्त थोड़ा सा गर्म होता है और ठंडा नहीं होता। कि कोई भी चीज़ लगातार चलती रहती तो उसमें ऑटोमेटिकली ऊष्मा पैदा होती। इस वजह से रक्त हल्का सा गर्म होता है, ठंडा नहीं होता। तो रक्त शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, बैलेंस को बनाए रखता है। संयोजी ऊतक के प्रकार, काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। पहला है रक्त या रुधिर, इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। दूसरा है अस्थि व उपास्थि, बोन एंड कार्टिलेज इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा है स्नायु व कंडरा, स्नायु को लिगामेंट कहते हैं इंग्लिश में, कंडरा को टेंडन कहते हैं। अब चौथा है अंतराली संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और पांचवा है वसा में ऊतक, एडिपोस टिश्यू। ठीक है, अब हमको इसका अध्ययन करना है, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले हम रक्त की बात करते हैं। रक्त को रुधिर भी कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। ये एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल है ये, संयोजी ऊतक है। ये कोलाइडी भी है बच्चों। कोलाइडी इसलिए ये है कि इसमें जो भी कणिकाएँ कोशिकाएँ होती हैं वो इस कदर घुली मिली होती हैं कि दिखाई नहीं देती। इनको अगर हम छानते हैं, कपड़े से छान लेते हैं, वो पूरा का पूरा छन के आ जाता है। उसमें बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, पड़े रहते हैं। जैसे दूध है, स्याही हुआ, कोलाइडी है, उसी तरह ब्लड भी, रक्त भी एक कोलाइडी है। और इसका पीएच मान बच्चों 7.4 होता है। जब किसी चीज़ का पीएच मान 7 के ऊपर होता है तो वो क्षार होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4, इसलिए ये क्षार है। 7 से कम होता है तो एसिड हो जाते हैं, लेकिन 7 अगर होता है तो वो नॉर्मल होता है। तो इसमें एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। कुल मिलाकर रक्त बनता है। हाँ, सब मिलाकर के रक्त का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं कौन कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। हाँ, आरबीसी को का फुल फॉर्म क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, कार्पेल्स भी बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स या कार्पेल्स। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
जब किसी चीज़ का डीएनए या बीमारी चेक करना होता है तो बीमारी नहीं, डीएनए चेक करना होता है तो WBC को ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में ही डीएनए का निर्माण होता है। तो अब आते हैं प्लेटलेट्स पर, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा, इसमें कुछ प्रोटीन्स, लवण मतलब मिनरल्स तथा हार्मोन्स भी होते हैं। इन सब को मिला करके ही रक्त का निर्माण होता है, रक्त बनता है, इन सबसे ही मिलकर के रक्त बनता है। अब चलिए चलते इधर, इओसिनोफिल, मीज़ोफिल, न्यूट्रोफिल, ये तीनों ही रक्त के भाग हैं। तो रक्त में भी WBC के ही भाग हैं, इनका कोई काम नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब इधर आते हैं, ये ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनी नल का है, रक्त वाहिनी है, हाँ, ये क्या बना है, ब्लड वेसल्स है। अब इसके अंदर जो होता है, और हमने तो इसको धानी कलर में किया है, वैसे ये ऑरेंज होता है, हल्का सा पतला ऑरेंज कलर होता है। इसमें ये ये सब, सॉरी श्वेत नहीं है, ये सब जो है RBC हैं, रेड ब्लड कार्पेल्स होते हैं। ये सब क्या है, रेड कार्पेल्स हैं, ब्लड कार्पेल्स हैं। और ये जो है WBC है, ये RBC है, ये सब WBC। और ये जो ग्रीन कलर का है बच्चों, ये प्लेटलेट्स है। ये अंतर समझ में आ रहा है। ये जो धानी कलर का है, ये रियल में ये ऑरेंज होता है, हाँ। और ये जो है ये WBC है, ये जो रेड कलर का है ये RBC है। और इसी में ही सारे सेल्स प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ये प्लाज्मा में सारे सेल्स जो है तैरते रहते हैं। ये प्लाज्मा 60% होता है, ये तरल होता है, 60% लिक्विड मैट्रिक्स होता है, 60% पाया जाता है, और लिक्विड मैट्रिक्स होता है, पतला होता है। इसी में जो है तैरते रहते हैं। ये 40% ये होते हैं, 60% प्लाज्मा होता है, हाँ। इसी में ये सारे सेल्स तैरते रहते हैं। ये ब्लड वेसल्स है, ये WBC है, ये रेड वाला RBC है, ये ग्रीन वाला जो है प्लेटलेट्स है। इसी प्लाज्मा में सारे सेल्स तैरते रहते हैं, हाँ। और ये जो वेसल्स है, इसमें ब्लड बहता रहता है, ऐसे 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 बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, और इसी में ये सब तैरते रहते हैं। अब आते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स का मतलब बायोलॉजिकल नेम क्या है। बायोलॉजिकल नेम ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC का जो बायोलॉजिकल नेम है इरेथ्रोसाइट, हाँ, RBC का बायोलॉजिकल नेम इरेथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट, हाँ, थ्रोम्बोसाइट होता है, ये बायोलॉजिकल नेम है। क्लियर हो गया। अब आते हैं WBC पर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो है और ये जो है ये, तो इसमें जो है दाने हैं, इसमें दाने नहीं है। तो ये जो दाने होते हैं तो इन्हें ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है तो उस WBC को ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। 2 टाइप के WBC हैं, जिसमें नहीं पाया जाता है तो एक ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। इसी एक ग्रेनुलोसाइट में ही लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है, हाँ। प्लाज्मा में फाइब्रिन जिन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। प्लाज्मा में जो है फाइब्रिन जिन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ये विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। हमने ये नारंगी का होता है ना, हमने धानी बना दिया है। अब रक्त के कार्य पर आ जाते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। सबसे पहले हम प्लाज्मा पर आते हैं। प्लाज्मा ये कार्बन डाइऑक्साइड व भोजन व व्यर्थ पदार्थ व हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। अब आते हैं RBC, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम लोग ऐसे सांस लेते हैं तो हमारे जो है नाक से ऑक्सीजन जाती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन हमारे चेस्ट में जाता है, रेस्पिरेटरी जो आर्गन्स से ट्रैक किया है उसमें जाता है, और फिर इसके बाद वहाँ से जो है ब्लड के जरिए पूरे बॉडी में फैलता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है।
तो इस जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ढेर सारे आयरन पाए जाते हैं। आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाता है और दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं WBC पर। ये एंटीबॉडी बनाते हैं हमारे शरीर में। हाँ हाँ, एंटीबॉडी प्रतिरक्षा वाला जो होता है, प्रतिरोधक पदार्थ बनाते हैं जो मतलब रोग से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। इसमें स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो पैथोजन, मतलब पैथोजेंस का मतलब होता है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं, उनको ये मार देते हैं। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी रोग के कीटाणु हुए, वायरस हुए, फंजाई हुए प्रवेश करते हैं, तो ये एंटीबॉडी जो है ये अकेले कुछ नहीं करता। ये एंटीबॉडी जो है लिम्फोसाइट को सूचना देते हैं कि यहाँ मतलब यहाँ पर कीटाणु घुसे हैं। अब ये लिम्फोसाइट जो है मतलब उस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से लड़ते हैं। लड़ने के बाद उसे मार देते हैं, किल्ड कर देते हैं। हाँ, वही किल्ड हो जाते हैं। अब जो है एंटीबॉडी जो है मोनोसाइट को सूचना देते हैं कि मोनोसाइट उस मरे हुए बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को खा लेते हैं, उनका भक्षण करते हैं। तो मोनोसाइट उनका भक्षण करने का काम करते हैं। इस तरीके से शरीर सुरक्षित रहता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। अब प्लेटलेट होता है जब चोट लग जाती, कट जाता है, छिल जाता है, तो एक खरोंची आ जाती है, तो वहाँ पर जो है रक्त का थक्का जम जाता है, मतलब खून जम जाता है। ये हल्का सा खून बहता नहीं है लेकिन खून जमा जमा रहता है। ये रक्त की हानि को रोकता है। प्लेटलेट्स बच्चों जब कम हो जाता है तो मतलब बहुत सी थकान आती है, पैर आगे नहीं बढ़ता, हाथ पे नहीं चलता, एकदम थकान होती है। लेकिन जब प्लेटलेट्स बढ़ जाता है तो क्या होता है, आदमी खूब काम कर लेता है, उसे कभी थकान नहीं, बहुत देर तक काम करता है, बहुत देर के बाद ही थकान आता है। तो जो ज़्यादा पढ़ता है, जो मेहनत ज़्यादा करता है, तो उसका प्लेटलेट्स बढ़ा रहता है। और जो चल भी नहीं पाता है, उठ बैठ नहीं पाता है, तो उसका प्लेटलेट्स गिरा हुआ था, कम होता है। तो ये डेंगू में इसका लक्षण देखने को मिलता है कि प्लेटलेट्स उसमें कम हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं अस्थि मज्जा और एवं उपास्थि पे। ये दूसरा संयोजी ऊतक है, बोन्स एंड कार्टिलेज। अस्थि अस्थि के बारे में जान लेते हैं। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो पता है शरीर का कंकाल इन्हीं अस्थियों से बना होता है। पूरा कंकाल तंत्र जो है हड्डियों से ही बना होता है। इसमें उपास्थि भी पाई जाती है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री, आधात्री क्या है, मैट्रिक्स, इनका मैट्रिक्स जो है कठोर होता है। इसी कठोर मैट्रिक्स में अस्थि कोशिकाएं जो है धसी रहती हैं, जो प्रोटीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस का बना होता है। अस्थि बहुत कठोर होती हैं। अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं कठोर आधात्री में धसी रहती हैं। हाँ, और ये जो इसी मैट्रिक्स में प्रोटीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस होता है। हाँ, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं इसमें पाया जाता है, या मैट्रिक्स जो है इसी प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस का बना होता है। ठीक है बच्चों। और इसी में ही अस्थि कोशिकाएं धसी रहती हैं। आगे डायग्राम में बताएंगे। अब आते हैं उपास्थि पर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कान और नाक का बाहरी भाग उपास्थि का बना होता है। कान और नाक का जो ये कान है और ये नाक है, ये जो है इसका बाहरी भाग उपास्थि का बना होता है। दो हड्डियों के जोड़ में उपास्थि पाए जाते हैं। ये दो बोन्स हैं, यहाँ जो है निचले हिस्से में, यहाँ दो हड्डियों के जोड़ में पाए जाते हैं, यहाँ और यहाँ उपास्थि पाया जाता है। दो हड्डियों के जोड़ में उपास्थि पाया जाता है। ये अस्थियों की तरह कठोर तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मजबूत होते हैं। इसका आधार ठोस होता है, प्रोटीन्स व शर्करा का बना होता है। अस्थि का जो आधाती होता है ये कठोर होता है। ये प्रोटीन, मिनरल्स एवं कैल्शियम, फास्फोरस का बना होता है। इनका आधाती जो होता है ठोस होता है, प्रोटीन व शर्करा का बना होता है। ये जोड़ों को चिकना बनाता है।
हाँ, इसमें जो लचीलापन आता है, जो मोड़ते हैं, हाँ, तो जोड़ मोड़ते हैं, तो ये इसी की वजह से होता है। ये इस एक प्रकार का प्रोटीन्स होता है जो चिकनापन देता है। और गले के अंदर भी पाया जाता है। ये जो कंठ है ना, गले के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है, कंठ होता है जिससे आवाज़ निकलती है, उसमें भी ये ओपास्टी पाया जाता है। हाँ, श्वास नली में भी पाया जाता है। इनमें मिनरल्स नहीं पाया जाता है। हाँ बच्चों, क्लियर हो गया ये। अब आते हैं अस्थि और ओपास्थि में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ये बोन है, ये कार्टिलेज है। हिंदी में अस्थि, ये ओपास्थि। पहला है, बोन काफ़ी कठोर होते हैं, लचीलापन बिल्कुल नहीं होता है। उपास्थि में बहुत कठोर तो नहीं होते हैं, लेकिन ठीक होते हैं। लचीलापन बहुत होता है। बोन्स में पोर्स होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स नहीं होता है। और इसमें जो है ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। ये देखिए, ये बोन है और ये मैट्रिक्स हरे रंग का जो है, ये मैट्रिक्स है। ये बोन के सेल से अस्थि कोशिकाएं इसी मैट्रिक्स में धसी हुई है। हाँ, ये मैट्रिक्स में इस तरीके से बोन के सेल धसे हुए हैं। ये बोन है। ये बोन को, हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे मोड़ा जाता है। कान को ऐसे से मोड़ लेते, नाक को ऐसे से मोड़ लेते, तो इसे मोड़ा जाता है। हाँ, आगे भी चलते हैं। हाँ, अब इनके फंक्शन पर आते हैं, अस्थि के फंक्शन पर आते हैं। अस्थि की वजह से हमारे शरीर को एक आकार मिला है। कंकाल में मदद मिलता है। ये जो कंकाल तंत्र बनता है, उसमें ये मदद करते हैं। हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। अब छाती की जो हड्डी होती है, तो ये फेफड़ों और हृदय की रक्षा करते हैं। छाती में जो हड्डी होती है बच्चों, वो हमारे फेफड़ों और हृदय की रक्षा करते। ये बहुत ही कोमल अंग होते, नाजुक अंग होते हैं। हाँ, और इसी पर ही जान टिकी होती है। तो यहाँ पर जो हड्डी होती है चेस्ट में, छाती में, उसकी वजह से हमारे फेफड़ों और हृदय की रक्षा होती। ब्रेन में भी हड्डियाँ होती, मस्तिष्क में हड्डियाँ होती। ब्रेन में ब्रेन बॉक्स होता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। ये हड्डी जो है वो क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स की रक्षा करते, क्रेनियम की रक्षा करते। ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम बहुत ही कोमल अंग होता है। हाँ, मस्तिष्क का बहुत ही कोमल नाजुक भाग होता है, उसमें जान होती है। हाँ, तो ये हड्डियाँ जो होती हैं, इन कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। हाँ, अब इसमें आते हैं वास्तविक में। दो अस्थियों में जो फ्रैक्शन ना होने पाए, अलगाव ना होना पाए, मूवमेंट हो सके, इसके लिए लचीलापन जरूरी होता है। तो ये उपास्थि ही लचीलापन देती है। हाँ, ये दो बोन है, ये उपास्थि है। हाँ, ये क्या देती है? लचीलापन देती है, फ्लैक्सिबिलिटी देती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती, स्मूथ बनाती, जिससे हमारी जो हड्डी के जोड़ होते घूमते रहते। उपास्थि अस्थियों के बीच लुब्रिकेंट का काम करती, स्नेहक का काम करती। अब इधर आ जाते हैं। अस्थि मज्जा की कोशिकाएं दूधित कोशिकाओं का निर्माण करती। अस्थि मज्जा क्या होता है बच्चों? ये बोन है। ये बोन है। इसके अंदर लाल लाल पदार्थ होते हैं, लाल लाल होते हैं, तो यही अस्थि मज्जा है। ये मतलब जो है रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है। अस्थि मज्जा भी पता हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे पर आते हैं संयोजी उत्तर। स्नायु एवं कंडरा। स्नायु को इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं और कंडरा को टेंडन कहते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये दो बोन हैं, बोन्स हैं, दो बोन्स हैं। अब इधर जो है, ये जो है उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है, ये भी हमें क्लियर है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ही कुछ होना चाहिए ना। ये तो ये लिगामेंट्स, ये बोन और कार्टिलेज, ये बोन और कार्टिलेज, इन दोनों को जोड़ने के लिए भी कुछ होना चाहिए। इन दोनों बोन को ये लिगामेंट जोड़ता है। हाँ, बोन्स से बोन्स को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। स्नायु, हिंदी में स्नायु कहते हैं। बोन्स टू बोन्स, बोन्स हड्डियों से हड्डियों को लिगामेंट जोड़ता है। अब इसके बगल में ये मांसपेशियाँ हैं। हाँ, यहाँ पर मांसपेशियाँ है।
तो मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ेगा? ये जो है यहाँ पर भी एक पदार्थ होता है, हाँ, इसे कहते हैं कंडरा। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए कंडरा होता है, कंडरा जोड़ता है। कंडरा इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। अब चलें इसको पढ़ लेते हैं। स्नायु मतलब लिगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ये ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत तंतुमय होता है, इसमें रेशे भी होते हैं। इसमें बहुत कम आधात्री होती है, इनकी मतलब आधात्री बहुत कम होती है, मैट्रिक्स कम होता है। अस्थि को टिकाए रखता है, ये जो होते हैं अस्थि को टिकाए रखता है, हड्डी इसी पर टिकी रहती है। कंडरा अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। हाँ, कंडरा क्या करता है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये भी सीमित लचीलेपन वाला मजबूत तंतुमय मतलब तंतुमय रेशेदार संयोजी ऊतक है। इसी की वजह से अस्थि गति करता है, मूव करती है। हाथ और जो चलते हैं पैर और हमारे मूव करते हैं, ये इसी कंडरा की वजह से ही होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अंतराली संयोजी ऊतक पर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हमारे शरीर में कोई जगह खाली नहीं होता है, जहाँ खाली जगह होता है वहाँ पर एरियोलर टिश्यू, ये अंतराली संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। यह त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच पाए जाते हैं। रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों एवं अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इनका मैट्रिक्स जेली सदृश पारदर्शी तथा चिपचिपा होता है, जेली जैसा होता है, हल्का गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है, चिपचिपा भी होता है। इसमें प्रतिरक्षा का निर्माण करने वाली लिम्फोसाइट, हमने बताया था WBC में, लिम्फोसाइट जो होते हैं रोगों से हमारी मतलब लड़ने की क्षमता होती है, इसमें मार देते हैं, रोग के कीटाणुओं को मार देते हैं। हाँ, तो इसमें इसी में ही मैट्रिक्स में प्रतिरक्षा का निर्माण करने वाली लिम्फोसाइट तथा वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, अंगों के भीतर जो होता है, जो खाली जगह होता है उसको भरता है तथा भीतरी अंगों को सहारा देता है। यह ऊतकों की मरम्मत करता है, जो ऊतक टूट फूट जाते, कट फट जाते हैं तो उनकी ये मरम्मत करता है। चोट लगने पर जो घाव का भरने का काम होता है ये भी करता है, फिलिंग का काम करता है। अब आते हैं वसायुक्त ऊतक, एडिपोस टिश्यू। हाँ, एडिपोस टिश्यू वसायुक्त ऊतक होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। इसके बाद जो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं, लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त पोषक तत्वों को हमारा शरीर स्टोर कर लेता है, उसे बाहर नहीं जाने देता। वो फैट्स वसा या चर्बी में बदल जाता है, फिर एडिपोस टिश्यू में जाकर जमा हो जाता है। ये कहाँ होता है एडिपोस टिश्यू? ये तक किडनी के पास, हाँ, पाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा वसा जमा हो जाता है तो पेट फूल जाता है। वो होता है किसी में तोंद ज़्यादा निकल आती है, तो वही चीज़ होती है, उसमें जो है ये वसा चर्बी जो होती है चढ़ जाती है। ये मोटे लोगों में ज़्यादा होता है। एडिपोस टिश्यू त्वचा के नीचे भी पाया जाता है, त्वचा के हमारी त्वचा है उसके नीचे भी पाया जाता है। ये तापमान के रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। ये तापमान के रेगुलेशन क्या है, ये हायर क्लास में बताया जाएगा। मतलब तापमान के बैलेंस को ये बनाए रखता है। वसा संग्रहित होने के कारण, हाँ, वसा संग्रहित करने के कारण ये ऊष्मा का कुचालक होता है। हाँ, यह झटकों व धक्कों से सुरक्षा करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ये है, हाँ, ये टिश्यू है, इसमें वो जो है कई ढेर सारे सेल्स हैं। ये किसके सेल्स हैं? ये एडिपोस टिश्यू के सेल्स है। अब एक सेल को हमने बाहर निकाल लिया, ये, हाँ, बड़ा सा है, हाँ, तो ये केंद्रक है और ये जो है ये वसा की गोलिका है। हाँ, वसा की गोलिका है, तो इसे क्या बोलते हैं? फैट ग्लोब्यूल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैट ग्लोब्यूल। हाँ, वसा की गोली, हाँ, गोलिका, वसा की गोलिका है। हाँ, इसी में फैट जमा होता है।
इसी में फैट जमा होता है। ये टिश्यू कहाँ होते हैं? त्वचा के नीचे होते हैं और किडनी के पास होते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तो वो पेट फूल जाता है, वो तो उनका आकार ले लेता है। तो इसकी जो है वसा की गोलिका है। तो इसमें फैट्स जमा हो जाता है। आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा वंस अगेन। हाँ, और थैंक यू वॉचिंग दिस।